एल्डिहाइड्स कीटोन्स में आ जाते हैं आपके पास यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। सभी चैप्टर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज आती थी, वैसे यहाँ पर भी आ गई है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एल्डिहाइड कीटोन्स की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली बात ध्यान रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसिडर नहीं करेंगे। कार्बोनिल ग्रुप की अगर बात करी जाएगी तो एल्डिहाइड और कीटोन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं सिर्फ, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज को कार्बोक्सिलिक एसिड पे कोई नहीं लगाएगा, यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की। सबसे पहले अगर फिजिकल स्टेट की बात करी जाए तो आपके पास जो सबसे पहले एल्डिहाइड पॉसिबल है कौन सा होता है मेरे पास? मिथेनॉल। मिथेनॉल या फिर हम जिसको क्या कहते हैं अपने पास फॉर्मल्डिहाइड। ये अपने पास कैसा है? ये गैसियस है रूम टेम्परेचर पर, और वैसे इसमें लिखा हुआ है जो इथेनॉल है वो इथेनॉल क्या है? एक वोलेटाइल लिक्विड है। अब अगर आप मिथेनॉल की बात करोगे तो मिथेनॉल जो हो गया, मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या बनेगा? HCHO। और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास? CH3CHO। तो मिथेनॉल जो है, मिथेनॉल अगर गैस है तो कह रहे हैं ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि मैं जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ा रहा हूं ना, वैसे वैसे आपकी जो स्टेट है वो गैस से किसकी तरफ शिफ्ट हो रही है अपने पास यहाँ पर? लिक्विड की तरफ। इसका मतलब है कि अगर मैं और हायर मेंबर्स की तरफ जाऊंगा तो और हायर मेंबर्स की तरफ जाने पर आपको दिखेगा कि अपने पास जो लिक्विड है वो लिक्विड किस में चेंज हो रहे होंगे? सॉलिड में, या सेमी सॉलिड्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लोअर मेंबर्स गैसियस फेज में है, ठीक है। उसके अब जाएंगे तो वहां पर हमें लिक्विड भी देखने को मिलेंगे, और जो हायर मेंबर्स हैं वो कैसे रहेंगे यहाँ पर अपने पास? फिर सॉलिड स्टेट में रहेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए अपने पास ये बात सही है। अभी इसका रीजन भी जानेंगे कि इसका रीजन क्या होता है हमारे पास, जो कि आपको अगले वाले पॉइंट से समझ आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से नहीं आएगा प्रॉपर्टी का। जैसे सॉलिबिलिटी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिला करके आपको बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी का क्वेश्चन देंगे। जैसे अल्कोहल भी होगा वहां पर हेलो एल्केन भी लगी हुई होगी, और कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाली होगी। कीटोन भी लगा हुआ होगा, ईथर भी लगा हुआ होगा, और कहेंगे एक ऑर्डर हमें लगा करके दो। तो इसलिए अगर आप चैप्टर वाइज चीजों को समझ रहे हो तो वो अच्छी बात है, बट आपको हमेशा इसको अपने प्रीवियस जो आप पढ़ करके आए उससे भी कंपेयर करना चाहिए कि भाई उनके कंपेरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा। अब यहां पर तो चलो आपको एक आंसर मिल जाएगा। जैसे यहां पर अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखा जाए, देखो बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो क्या होता है मेरा मॉलिक्यूलर मास। पहले तो आप मॉलिक्यूलर मास देखोगे, और दूसरा क्या देखा जाता है फिर? सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया या फिर आपके मॉलिक्यूल में सिमेट्री कितनी है। सिमेट्री को चेक करने का हमारे पास क्या पैरामीटर होता था? ब्रांचिंग, ठीक है। यह आपको तब काम में आएगा जब आपको ना ऑर्डर लगाना होता है। तो ऑर्डर लगाने के लिए या तो मॉलिक्यूलर मास चेक करा जाता है या फिर ब्रांचिंग चेक करी जाती है। पर अभी जरा उसमें देख लेते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का क्या मामला है। एल्डिहाइड और कीटोन का एक यहां पर कंपैरिजन देखते हैं, एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन। जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में आपके सामने लिखा हुआ है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है, इन दोनों की ही जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है। हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा है, और किससे ज्यादा है मेरे पास? ईथर से भी ज्यादा है। तो इतना तो समझ आ गया कि अगर कभी ईथर्स आ जाए, ईथर्स और एल्डिहाइड में कंपैरिजन हो, तो ईथर से तो ज्यादा ही होगा इनका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास अल्कोहल से कम होता है। किससे कम रहेगा अपने पास यहां पर? अल्कोहल से कम रहेगा। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, सबसे कम किसका पढ़ा था हम लोगों ने? हाइड्रोकार्बन। फिर हाइड्रोकार्बन से ज्यादा किसका था? ईथर्स का। अब ईथर्स के बाद बारी आएगी किसकी? एल्डिहाइड की। जो आपके एल्डिहाइड है या फिर अपने पास यहां पर कीटोन है। और इसके बाद लास्ट में क्या होगा? एल्डिहाइड और कीटोन के बाद लास्ट में अल्कोहल। अल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्या रीजन रहता था इसके पीछे? अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों होते थे? क्योंकि यहां पर होती थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब हमें चेक करना है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है, कि ये इसमें कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो फिर कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहां पर है? अब जो बॉइलिंग पॉइंट है, देखो बॉइलिंग पॉइंट में जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास, इनके बॉइलिंग पॉइंट किससे कम निकल करके आएंगे? अल्कोहल से कम निकल करके आएंगे। शर्त ये होनी चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास सेम है, ठीक है भाई। मॉलिक्यूलर मास ही अगर बदल गया तो फिर कोई कंपैरिजन नहीं होता है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है वो अपने पास बॉइलिंग पॉइंट में जीत जाएगा। तो अभी बात ये चल रही है कि मॉलिक्यूलर मास मेरे को बराबर रखना है, तो क्या होगा? तो आपके पास जो अल्कोहल है वो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहां पर रखेंगे। अब आ जाते हैं जरा आपके पास टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, कि टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है। देखो जो एल्डिहाइड है या जो मेरे पास कीटोन है, दोनों के पास ही कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। जब ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मेरे पास यहां पर पोलराइज होगा तो ऑक्सीजन क्या होता है? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड किसकी तरफ टूटने को चाहेगा? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन कैसा चार्ज बेयर करेगा? डेल्टा नेगेटिव। और कार्बन कैसा चार्ज बेयर करेगा? मेरे पास डेल्टा पॉजिटिव,
ठीक है। फिर इसके बगल में ऐसे ही, अब चाहे आप इसको कीटोन का ग्रुप ले लो, चाहे आप इसको एल्डिहाइड ले लो, दोनों में ही कार्बोनिल ही होगी, ठीक है। फिर इसके बगल में ऐसा एक और मॉलिक्यूल होगा, भाई उसमें भी सेम चीज हो रही होगी। कार्बन और ऑक्सीजन अगर पोलराइज होने की कोशिश करेंगे, बॉन्ड अगर पोलराइज होगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा यहाँ पे, डेल्टा पॉजिटिव। तो पहले वाले ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, और अगले वाले कार्बन का जो पार्शियल पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में क्या इंड्यूस हो जाएगी, एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। भाई इसका नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करने लग जाएगा, अपने पास यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। पर ये कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ठीक है, ये तो इंड्यूस्ड इफेक्ट है। तो ये है आपके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहां भी एक डाइपोल क्रिएट हुआ, यहां भी आपके पास एक डाइपोल क्रिएट हुआ, और इन दोनों डाइपोल्स के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़ गई, और इसीलिए इसका नाम क्या होता है मेरे पास, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अल्कोहल्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होती है। अल्कोहल्स में क्या होती है, उल्टा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपको भी पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में कौन सी फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है आपके पास, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में वीक होती है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्यों होता है ऐसा, तो आपको रीजन देना है कि यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है बट वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज वीकर इन मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स, ठीक है। आई बात समझ में, यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आया है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो यहां पर अपने पास एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में अब ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है कि भाई यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात नहीं करनी है आप लोगों को, यहां पर आप लोगों ने एक नई चीज सीखी जो कि था अपने पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो अब आपको अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आपके पास अब आएगी अपनी सॉल्युबिलिटी की, हमेशा की तरह। देखो जो सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट है, सॉल्युबिलिटी में आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी में हम लोगों को क्या रूल फॉलो करना होता है हमेशा, भाई लाइक डिसॉल्व्स लाइक का। पर इससे ऊपर भी अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब हम लोग चेक करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने आपको बताया था कि वहां पर आप लोग लाइक डिसॉल्व्स लाइक को थोड़ा सा साइड रख के सबसे पहले ये चेक करना कि वो जो कंपाउंड है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है या नहीं बना सकता। अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है, ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, क्योंकि हर जगह आपको आंसर निकाल करके नहीं दे पाएगा। आई बात समझ में। अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी कैसी थी वाटर में, अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी इससे पहले अच्छी बताई थी आपने, है ना, हाई बताई थी। क्यों बताई थी, क्योंकि वो क्या कर सकते थे, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते थे। तो मेरे को चेक करना है कि ये जो एल्डिहाइड कीटोन है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तब आपको पता चलेगा इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में जरा चेक कर दें। तो सॉल्युबिलिटी की अगर बात करी जाएगी तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अगर देखें तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में वो ठीक ठाक होती है। देखो हाई नहीं लिखेंगे, उसके पीछे भी आपको मैं रीजन दे दूंगा कि क्यों हाई नहीं लिख रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए जैसे आप कोई भी कीटोन पकड़ लो या कोई एल्डिहाइड, मैंने बोला एल्डिहाइड है आपके पास CH3CHO। अभी जो CH3CHO है ये वाटर मॉलिक्यूल जब मेरे पास आएगा H2O, तो जब हम लोग यहां पर H2O को देखेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन और आपकी H2O की H, ये दोनों क्या फॉर्म कर लेंगे हमारे पास, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। पहले वाले का O और अगले वाले का H, इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो गया यहां पर, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है पोलर नेचर का होता है। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि जरूरी नहीं कि हर जगह जहां आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखे आप वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए आगे बढ़ जाओ। चेक कर लेना कि वो जो बॉन्ड है, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल आप चेक करो कि जिस कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जो लगी हुई एटम है जिसके बीच में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहे हो वो पोलर बॉन्ड था या नहीं था। ये पोलर बॉन्ड है, यहां पर वो बॉन्ड भी अपने पास पोलर रहता है। तो अगर मैं कीटोन भी लेकर के आऊंगा ना, कीटोन पर भी सेम ही चीज बनेगी, क्योंकि कीटोन पर भी क्या रहता है, कीटोन पर भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होती है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ना एक एक्सटेंट होती है। आपको पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो किस बात पे डिपेंड करती है, बताओ किस चीज पे डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड? बिल्कुल उस पे तो करती है, लेकिन यहां पर जो हमें मेन चीज ध्यान रखनी है वो रखनी है आपकी कार्बन चेन, ठीक है। आप कार्बन चेन जितनी ज्यादा लंबी कर दोगे ना, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी खराब होती चली जाती है। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल्काइल चेन, ठीक है, या कार्बन चेन। तो आपको कार्बन चेन छोटी रखनी है। अगर आप कार्बन चेन छोटी रखोगे तो उससे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या रहेगी मेरे पास, हाइयर रहेगी। तो ये आपको इस बात की इंडिकेशन दे रहा है कि जो छोटे मेंबर्स है ना, छोटे मेंबर्स या जो लोअर मेंबर्स हैं वो हाईली सॉल्युबल रहेंगे। और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाऊंगा, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, अब मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूं वैसे वैसे इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो क्या होती चली जाएगी, अपने पास कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो वो पॉइंट यहां पर नीचे लिखा हुआ भी है, आप यहां पे चेक कर सकते हो, सारी चीजें यहां पर मेंशन हो रखी है। और अगर हम कीटोन्स की और एल्डिहाइड्स की बात करें तो दीज आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म। क्या रीजन है इसके पीछे
कि इसमें क्यों सॉल्युबल नहीं होंगे ये बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा, इन सब में लाइक डिसॉल्व्स लाइक, क्योंकि भाई अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर सॉल्वेंट भी ऑर्गेनिक चाहिए, जहां पे लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला अपने पास कॉन्सेप्ट लग गया। बाकी ऊपर जो हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी समझाई है वो समझाई है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाईली सॉल्युबल नहीं लिखना इनको, ठीक है। मिसिबल का मतलब है घुल जाएंगे बट दे आर नॉट हाईली सॉल्युबल, ठीक है। हाईली सॉल्युबल का केस लेकर के नहीं चलेंगे, अपने पास ठीक ठाक सॉल्युबल होते हैं ये। ओडोर की बात कर लेते हैं, इनका ओडोर कैसा होता है। अब ओडोर में अगर हम लोग बात करें तो जैसे आपके पास जो ज्यादातर परफ्यूम्स जो आप लोग यूज करते हो या जो डिओड्रेंट्स हम लोग यूज करते हैं, जितने भी स्वीट स्मेलिंग फ्रेग्रेंसेस आती हैं आपके पास, इवन जो कॉस्मेटिक्स होती हैं, इन सब में अपने पास काफी भारी अमाउंट में हम लोगों ने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यूज करे हुए, मतलब कंपनीज ने यूज करे हुए होते हैं, ठीक है। इवन जो आप हेयर प्रोडक्ट्स लगाते हो, जो हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी काफी ज्यादा अमाउंट में रहते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का ब्लेंड रहता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि इनका जो ओडोर है वो ओडोर आपको एक रिफ्रेशिंग स्मेल देता है, तो पंजेंट नहीं है ओडोर पहली बात तो, और उसके साथ साथ कैसा है, फ्रेग्रेंट है, ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ भी है कि इन मैनी केसेस नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर यूज्ड इन द ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। यही रीजन है कि क्यों इनको हम लोग यहाँ पर परफ्यूम्स में और बाकी फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज करते हैं।